Hello student, welcome back to my YouTube channel. Now we will recapitulate all the concept that we have studied till date for our final board exam. तो सबसे पहले बेटा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमारे पास नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन आ सकता है विच कुड बी अ 2 मार्कर और 3 मार्कर क्वेश्चन. सो इट कुड बी ऑन कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम. जब भी हम कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम करेंगे तो वी हैव टू ले लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन दीज टू वर्ड्स कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, अमाउंट पेड गिवन है या अमाउंट ऑफ परचेजेस गिवन है. अमाउंट पेड इज कैश परचेजेस और अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, और इसमें हमें ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग एडवांस और क्लोजिंग एडवांस सब एडजस्ट करने, यानी ऑल 6 आइटम विल बी एडजस्टेड. और अगर हमें अमाउंट ऑफ परचेजेस गिवन है विच इज कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज, उसमें हमें सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट करना टू कैलकुलेट द अमाउंट टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो मेजर स्ट्रेस हमें देना है पेड और परचेज वर्ड के ऊपर कल के एग्जाम में. नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आ सकता है इसी से रिलेटेड 2 या 3 मार्कर क्वेश्चन के लिए, वो है स्पेसिफिक फंड के ऊपर. और वहां आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ सकती है. आपको स्पेसिफिक फंड गिवन होगा, उससे रिलेटेड डोनेशन, उससे रिलेटेड इनकम गिवन होगी, और इंटरेस्ट भी ऐड करना है स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट का रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर फंड. और अगर इस पर कुछ इंटरेस्ट एक्रूड है तो वो एसेट साइड भी आएगा, और बैलेंस शीट में स्पेसिफिक फंड में लायबिलिटी साइड भी स्पेसिफिक फंड में ऐड हो जाएगा. Expenses related to specific fund will be subtracted. If any expense has been incurred in current year on construction of an asset, that will be recorded both on the asset side, because asset is under construction, it is being constructed. At the same time it will be subtracted from specific fund and added in capital fund. इसके अलावा बेटा आपको क्वेश्चन में जनरल फंड भी गिवन हो सकता है जो कि लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट आएगा. जनरल फंड इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है जो एसेट साइड आएगा. इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी जनरल इनकम है, वो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में इनकम साइड आएगा. सिमिलरली आपके पास स्पेसिफिक फंड एक्सपेंसेस जो है वो एक्सपेंडिचर साइड भी आ सकते हैं अगर आपके पास स्पेसिफिक फंड विद इनकम इन इट, टोटल इनकम एंड स्पेसिफिक फंड जो है उससे रिलेटेड, जब आप इन दोनों को ऐड करते हो और आपके पास स्पेसिफिक फंड एक्सपेंस का अमाउंट ज्यादा हो जाता है तो वो आप बैलेंस डिफरेंस जो है वो लिखेंगे यहाँ पर. मूविंग नेक्स्ट, आपके पास सब्सक्रिप्शन आ सकता है, अमाउंट रिसीव्ड, उसमें आप ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एडजस्ट करेंगे, रिसीव्ड वाला क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर का एडजस्ट करेंगे, ओपनिंग एडवांस और क्लोजिंग एडवांस एडजस्ट करेंगे टू कैलकुलेट द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर. इसके लिए आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी मेंटेन कर सकते हैं. व्हाट इज सब्सक्रिप्शन अकाउंट? wherein you will record your opening outstanding on the debit side and closing outstanding on the credit side, opening advance credit side, closing advance debit side, receipt and payment account on the credit side, and income and expenditure on the debit side. So either receipt and payment or income and expenditure could be your balancing figure. Next question बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 हमें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का जो है वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म? सी, पार्टनरशिप क्या है? जब आपका सिर्फ एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट चेंज होता है और बिजनेस कंटिन्यू होता है. ये वॉलेंट्री है, कोर्ट का कोई इंटरवेंशन नहीं है, बिजनेस कंटिन्यू करता है, बुक्स क्लोज नहीं होती, इकोनॉमिक रिलेशनशिप चेंज होता है बट इट कंटिन्यूज बिटवीन द पार्टनर्स. और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. सो फर्म डिसॉल्व नहीं होगी इस केस में, फर्म विल बी देयर. However, in case of dissolution of partnership firm, there is closure of business, and it could be either voluntary or it could be by court, or the business comes to an end, books close हो जाती है, economic relation भी end पर आ जाता है. Dissolution of partnership firm also means dissolution of partnership. So this is the question which can come as a theory based question. Next question जो हमारे पास थ्योरी में ही आ सकता है, that is settlement of accounts. तो हमारे पास ऑर्डर गिवन है, जब भी हम एसेट्स को अपनी अप्लाई करेंगे तो पहले थर्ड पार्टीज का अमाउंट पे करेंगे, देन लोन एंड एडवांसेस, देन पार्टनर्स का कैपिटल, और पार्टनर का लोन सेकंड पे होगा और पार्टनर्स का कैपिटल थर्ड पर. और उसके बाद भी अगर हमारे पास कुछ प्रॉफिट बढ़ जाता है या कुछ भी रेजिडुअल बच जाता है एसेट्स का, दैट कुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स. लॉस के केस में सबसे पहले अगर आपके पास डेफिशिएंसीज है कैपिटल में, तो फर्स्ट इट इज पेड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड देन आउट ऑफ कैपिटल,
एंड देन लास्टली अगर कुछ भी रह जाता है तो इट कुड बी ब्रॉट बाय द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ नेसेसरी। तो इंडिविजुअली भी पार्टनर्स लेकर आते हैं। और सेक्शन 49 फर्म्स डेट और प्राइवेट डेट। फर्म्स डेट जो फर्म ने पैसा देना है आउटसाइडर्स का, और प्राइवेट डेट आर द डेट्स व्हिच आर टू बी पर्सनली पेड बाय द पार्टनर्स। फर्म की प्रॉपर्टी पहले यूज होगी फर्म के डेट को पे करने के लिए, जबकि प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ जो पार्टनर है इट इज यूज टू पे फर्स्ट प्राइवेट डेट ऑफ द पार्टनर, एंड देन उसके बाद अगर कुछ अमाउंट बच जाता है then it could be applied for payment of firm's debt. So this question can also come in your theory question. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर या डेथ ऑफ अ पार्टनर का 2 मार्कर आ सकता है आपको। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो आ सकता है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आ सकता है। गेनिंग पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे, रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट क्रेडिट होगा। अगर कोई सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है रिटायरमेंट या डेथ के टाइम पर भी तो उसका अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा। ये क्वेश्चन हिडन गुडविल के साथ आ सकता है, जहां पे आप मान लीजिए कि अपने पार्टनर को 1 लाख रुपीस पे कर रहे हैं और उसका अमाउंट ड्यू 98 बन रहा था। दैट मीन्स जो हमारी गुडविल बन रही है टूवर्ड्स द पार्टनर, डिसीज्ड पार्टनर और आउटगोइंग पार्टनर, अगर वो रिटायरिंग पार्टनर है वो 2000 बन रही है, तो इसको कॉम्पनसेट करना है गेनिंग रेशियो में। और फिफ्थ क्वेश्चन में आपके पास 3 मार्कर आ सकता है। कैलकुलेशन ऑफ डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट मेथड आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और डिसीज पार्टनर को इस एवरेज प्रॉफिट का शेयर देंगे अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ मंथ्स ही वाज अलाइव। टर्नओवर बेसिस में पहले हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट और प्रीवियस ईयर की सेल से। उसके बाद आपको टिल डेट ऑफ डेथ तक की सेल भी गिवन होगी, इसको प्रॉफिट परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके आप प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ कैलकुलेट करेंगे और उसको सीधा मल्टीप्लाई करेंगे डिसीज पार्टनर के शेयर से। तो ये मंथ वाला केस आपको जो है वो टर्नओवर बेसिस में नहीं यूज करना अगर आपको प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ गिवन है ऑलरेडी थ्रू सेल्स। नेक्स्ट हमारे पास 6 क्वेश्चन 3 मार्कर आ सकता है। इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। उसमें अगर हम डिबेंचर्स प्रमोटर को इश्यू करें तो इट इज इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर, देन प्रमोटर टू परसेंटेज डिबेंचर। क्वेश्चन हमें अंडरराइटर को भी डिबेंचर इशू करने का आ सकता है, दैट इज अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर, अंडरराइटर टू परसेंटेज डिबेंचर्स। देन बेटा हमारे पास कंसिडरेशन अदर देन कैश का भी क्वेश्चन इस केस में आ सकता है। अगर तो परचेज कंसिडरेशन और नेट एसेट इक्वल है तो एंट्री होगी एसेट डेबिट टू लायबिलिटीज टू वेंडर। अगर हमारे पास कंसिडरेशन ज्यादा और नेट एसेट्स कम है तो बैलेंसिंग फिगर गुडविल आ जाएगी, और अगर कंसिडरेशन कम है और नेट एसेट ज्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर कैपिटल रिजर्व आ जाएगी। तो ये तो हमारी फर्स्ट एंट्री होगी डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। और नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने के लिए हमारे पास 3 केसेस हैं। पार पर होगा परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू, प्रीमियम पर होगा परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, और डिस्काउंट के लिए होगा परचेज कंसिडरेशन अपॉन फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। नेक्स्ट एंट्री हमें जनरल एंट्री पास करनी है, डिबेंचर इशूड एट पार, वेंडर टू परसेंटेज डिबेंचर। अगर डिस्काउंट पे होंगे तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा, अगर प्रीमियम पे होंगे तो प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें तो इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी भी आ सकता है। इसके हमारे पास 2 केसेस हैं। अगर क्वेश्चन कहता है कि जनरल एंट्री पास नहीं करो तो आप बोरविंग्स दिखाएंगे जितने की कंपनी ने की है, और आप अपने टर्म लोन के साथ ब्रैकेट में जरूर लिखेंगे कि आपने कोलेटरल सिक्योरिटीज के तौर पर डिबेंचर्स कितने अमाउंट के रखवाए हैं। और ये केस भी आ सकता है जहां पर आपको बैंक जनरल एंट्री पास करने के लिए कहा जाए, वहां पे बैंक टू बैंक लोन एंट्री पास करेंगे, देन डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर अकाउंट एंट्री पास करेंगे। जितना अमाउंट लोन का लिए वो आपका बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होगा एज लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और यही अमाउंट आपका नोट्स टू अकाउंट में भी आएगा। जितना अमाउंट का डिबेंचर आपने इशू किया उतने अमाउंट का डिबेंचर सस्पेंस उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दिस केस कैन आल्सो कम एज अ 3 मार्कर। या फिर आपके पास इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का क्वेश्चन आ सकता है। तो पहली एंट्री डिबेंचर्स इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है और ये किसको देना है, डिबेंचर होल्डर को। जब आप अमाउंट पे कर देंगे तो एंट्री विल बी डिबेंचर होल्डर टू बैंक। और लास्ट एंट्री आपके पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अगर तो ईयरली आता तो आप एक ही बार अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, फेस वैल्यू पर यहाँ रिफ्लेक्ट कर देंगे। बट अगर हाफ ईयरली आता है तो यहाँ पर आप इंटरेस्ट शो करेंगे हाफ ईयर का, यहाँ भी आप इंटरेस्ट शो करेंगे हाफ ईयर का। अगर आपसे हाफ ईयर 31 मार्च तक का ही एंट्रीज पूछी गई है, और यहाँ पर आप फुल ईयर का इंटरेस्ट दिखाएंगे
तब जब क्वेश्चन आपसे सिर्फ 31 मार्च की एंट्रीज पूछ रहे हैं और बोल रहा है कि इससे पहले की जो 6 मंथ की एंट्री थी वो ऑलरेडी पास हो चुकी है और आपको यही 3 एंट्रीज पास करनी है, सो दिस यू हैव टू टेक केयर। आपको राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर भी आ सकता है, तो आपके पास ऑर्डर है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इवन कैपिटल रिजर्व इफ गिवन कैन बी यूज्ड बिफोर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू लॉस ऑन इश्यू और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो आपके पास देखो जब भी डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू को राइट ऑफ करना है तो सबसे पहले एसपीआर से राइट ऑफ करना, देन कैपिटल रिजर्व एंड देन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। हाउएवर अगर क्वेश्चन में आपको एसपीआर या कैपिटल रिजर्व नहीं गिवन है, देन यू कैन डायरेक्टली राइट इट ऑफ फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मूविंग नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 में डिसोल्यूशन या फिर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप का फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड डिक्रीज होती है, क्रेडिट साइड इंक्रीज होती है, लायबिलिटीज डिक्रीज ऑन क्रेडिट साइड, इंक्रीज ऑन डेबिट साइड, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा विच विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे कैपिटल का, कोई भी रिजर्व है आपके पास अगर उसके अगेंस्ट कुछ फ्लक्चुएशन या कुछ कॉन्टिजेंसी नहीं है, देन यू विल बी ट्रांसफर इट टू ओल्ड रेशियो इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट अगर पीएनएल का कुछ आपके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो आएगा। लेट्स से इस केस में बी रिटायर हो रहा है तो बी का जो भी गुडविल का शेयर बन रहा है वो उसको ए और सी देंगे इन देयर गेनिंग रेशियो, और गुडविल अगर पुरानी गिवन है ऑलरेडी बैलेंस शीट में दैट विल बी रिटर्न ऑफ, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी राइट ऑफ होगा, रीवैल्यूएशन लॉस भी राइट ऑफ होगा। जो भी बी को गुडविल मिल रही है वो ए और सी की कैपिटल को कम कर देंगी। लास्ट में ये भी हो सकता है कि कुछ अमाउंट हमने रिटायरिंग पार्टनर को कैश में पे कर दिया और बाकी का अमाउंट हमने उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, जबकि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का जो है वो क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा। बैलेंस शीट बनाएंगे, हमारे पास अब ए और सी पार्टनर्स ही हैं, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है बी का लोन अकाउंट आएगा, क्रेडिटर्स आएंगे, लोन अगर कोई जनरल लोन गिवन है तो वो आ जाएगा, कैश बैंक अगर आपने कुछ अमाउंट पे कर दिया डिसीज पार्टनर को तो वो यहाँ जरूर सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट, लोन्स एंड एडवांस। डेटर के लिए अगर आपको प्रोविजन कैलकुलेट करना और बैड डेट भी गिवन है आपको एडजस्टमेंट में, तो पहले आप बैड डेट माइनस करेंगे, फिर जो रिमेनिंग बैलेंस है उस पर प्रोविजन कैलकुलेट करेंगे। मूविंग नेक्स्ट, आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए भी आ सकता है। आप सभी एसेट्स को डेबिट साइड ट्रांसफर करेंगे एक्सेप्ट कैश और बैंक बैलेंस। डेटर्स का बस ध्यान रखना कि यू विल राइट डेटर एट ग्रॉस वैल्यू, दैट मींस बिफोर सब्ट्रैक्टिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और आप उस प्रोविजन को क्रेडिट साइड लिखेंगे। गुडविल अगर आपको बैलेंस शीट में गिवन है तो रिटायरमेंट की तरह आप राइट ऑफ नहीं करेंगे, उसे एसेट की तरह ट्रीट करेंगे। अगर इन्वेस्टमेंट गिवन है तो ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा, अदरवाइज अगर आपके पास यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को पार्टनर में उनकी कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। स्पाउस या थर्ड पार्टी का लोन रियलाइजेशन में क्रेडिट होगा, क्रेडिटर्स क्रेडिट होंगे, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, फंड नाम सुनते ही आप इसको जो है पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देंगे, ये एम्प्लॉइज का अमाउंट है जो फर्म ने अपने पास रिटेन किया, तो ये लाइबिलिटी है। नाउ द फर्म इज गोइंग टू डिसॉल्व, दिस अमाउंट हैज टू बी पेड। कमिंग टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अमाउंट उतना ही आएगा जितना आपका क्लेम है। अगर मान लो रिजर्व ज्यादा है तो अप टू द अमाउंट ऑफ क्लेम आएगा, और अगर आपका रिजर्व कम है तो फिर तो आप पूरा ही रिजर्व यहाँ रिफ्लेक्ट कर दोगे, और जो भी यहाँ पेमेंट है वो कैश के थ्रू हो जाएगी। जितनी लाइबिलिटीज है वो यहाँ पे होंगी और जितनी भी एसेट्स हैं वो हमारी यहाँ रियलाइज हो जाएंगी। अब ये भी हो सकता है कि कैश में रियलाइज हो सकता है कोई एसेट पार्टनर ले जाए, अगर पार्टनर ले जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। सिमिलरली अगर कोई लाइबिलिटी कोई पार्टनर पे कर देता है तो उसके केस में हम रियलाइजेशन अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो जरूर लिखेंगे। और लास्ट में हमारे पास बैलेंसिंग फिगर या तो नेट प्रॉफिट बचेगा या तो नेट लॉस बचेगा, दैट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप यहां तक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है क्वेश्चन नंबर 7 तक। मूविंग नेक्स्ट, आगे बढ़ेंगे। हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ओपनिंग बैलेंस है, रिजर्व ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, रियलाइजेशन का प्रॉफिट आएगा। अगर पीएनएल का कोई बैलेंस है रिजर्व है तो वो पार्टनर्स में आ जाएगा। अगर कोई पार्टनर लाइबिलिटी पे कर रहा है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा रियलाइजेशन में। अगर कोई पार्टनर एसेट टेकन ओवर कर रहा है तो वो डेबिट साइड आएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। सिमिलरली अगर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है तो उसको भी राइट ऑफ करेंगे। रियलाइजेशन का लॉस है तो वो डेबिट साइड आएगा। बैलेंसिंग फिगर कैश होगी इंस्टेड ऑफ बैलेंस सीडी, और यही यहाँ पर पे हो जाएगी
यहाँ पर रिसीव होगी, अगर यहाँ पर बैलेंस आपका पार्टनर्स कैपिटल में अगर क्रेडिट साइड है दैट मींस पार्टनर इज ब्रिंगिंग अमाउंट, और अगर डेबिट साइड आपका बैलेंस बच रहा है दैट मींस द अमाउंट हैज टू बी पेड टू द पार्टनर। पार्टनर्स लोन भी यहीं पे होगा, रियलाइजेशन की एक्सपेंस और लाइबिलिटीज भी यहीं पे होंगी। आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं जब दोनों साइड टैली हो जाएंगी। हाउएवर एक्सपेक्टेड यही है कि आपको पेपर में रियलाइजेशन अकाउंट बनाना ही आएगा, बट यस अगर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स एडजस्टमेंट्स कम है और क्वेश्चन में बैलेंस शीट छोटी सी है तो आपसे फुल फ्लेजेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। कमिंग नेक्स्ट टू क्वेश्चन नंबर 8, दैट कुड बी केस बेस्ड क्वेश्चन। आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने के लिए आ सकता है। आपको गिवन होगा क्वेश्चन में केस में कि एडिशनल फंड रेज करना चाहती है कंपनी, तो अगर तो आप वो फेस वैल्यू पर रेज करी तो आप उसको फेस वैल्यू से डिवाइड करोगे। अगर इशू वो प्रीमियम पर करिए तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम हो जाएगा, और अगर डिस्काउंट पे इशू करिए तो फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट हो जाएगा टू कैलकुलेट नंबर ऑफ डिबेंचर। इसी केस बेस्ड क्वेश्चन में आपके पास क्वेश्चन आया था कैलकुलेट द फिक्स्ड ऑब्लिगेशन व्हिच इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कैसे कैलकुलेट होगा, नंबर ऑफ डिबेंचर को आप फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। इस केस में आप ना तो डिस्काउंट को माइनस करेंगे ना प्रीमियम को ऐड करेंगे, और जो भी रेट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको लॉस ऑन इश्यू अकाउंट भी इस केस में बनाने के लिए आ सकता है। और लॉस ऑन इश्यू अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको राइट ऑफ करना है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। अगेन ऑर्डर है, पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ होगा, फिर कैपिटल रिजर्व से इफ एनी, एंड लास्ट में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और अगर ये दोनों ही नहीं है एसपीआर और कैपिटल रिजर्व तो पीएनएल से राइट ऑफ करेंगे हम पूरा अमाउंट। मूविंग नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने को पूछा जा सकता है। ओपनिंग कैश का बैलेंस डेबिट साइड पे लिखेंगे, क्लोजिंग कैश और बैंक का बैलेंस क्रेडिट साइड में। सिमिलरली बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी हो सकता है, ओपनिंग तो वो क्रेडिट साइड में आएगा, अगर क्लोजिंग में हमारे पास बच रहा है तो वो डेबिट में आ जाएगा। सब्सक्रिप्शन क्योंकि हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पे बन रहा है तो प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और फ्यूचर ईयर तीनों ही ईयर का जो अमाउंट रिसीव हो रहा है सब्सक्रिप्शन का रिकॉर्ड करेगा। जनरल डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन, चैरिटी, सेल ऑफ स्क्रैप, इंटरेस्ट रिसीव्ड, एंट्रेंस फीस, लेगेसी, जर्नल स्पेसिफिक दोनों ही रिकॉर्ड करेगा। लाइफ मेंबरशिप फीस, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, स्पेसिफिक फंड, जनरल फंड, मिसलेनियस रिसीव, जो भी अमाउंट हमें रिसीव हो रहा है सब रिकॉर्ड होगा। सिमिलरली अगर हम कोई एसेट परचेज कर रहे हैं, सैलरी पे करें, ऑडिट फीस, रेंट पेड, लीगल चार्जेस, इन्वेस्टमेंट परचेज, इंश्योरेंस पेड, advertisement, transportation charge, specific fund expense or taxes, whatever amount we are paying, even amount paid for consumable outlet items, which could be a cash purchase or amount paid could be both cash purchase as well as amount paid to creditors. तो ये सभी अमाउंट यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने में। सिमिलरली हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाने के लिए आ सकता है, और अगर उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है तो हम एडजस्टमेंट्स करेंगे। स्पेशली हमें कंज्यूमेबल आइटम में एडजस्टमेंट आ सकती है। अगेन मैंने बोला था पेड और परचेज वर्ड पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एडजस्टमेंट भी आ सकती है, या तो आपको ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, एडवांस एडजस्ट करने को आ जाएगा, या टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स वाला केस होगा और पर मेंबर ने जितना भी सब्सक्रिप्शन पे किया उसका केस आ जाएगा, तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके अमाउंट लिख देंगे। लेगेसी या तभी आएगी इनकम अकाउंट में जब लिखा हुआ क्वेश्चन में किसी कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है। अगर सिर्फ लेगेसी है तो इट इज जनरल लेगेसी, इट शुड नॉट बी कैपिटलाइज्ड। यहाँ आ जाएगा सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, रेंट, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। गेन कब होगा, जब सेल अमाउंट ज्यादा होगा और बुक वैल्यू कम होगा। सिमिलरली लॉस कब होगा, जब बुक वैल्यू ज्यादा होगी और सेल्स अमाउंट कम होगा। तो इन चीजों को हम कंपेयर करेंगे, हमारे पास ब्रैकेट में ये चीजें गिवन होंगी। एंड एक्सपेक्टेड यही है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, सिर्फ आपके पास एनपीओ में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही आएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपके पास 2 मार्कर में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। देन कंपैरेटिव कॉमन साइज का 3 मार्कर क्वेश्चन आएगा। कॉमन साइज बैलेंस शीट अगर आएगी तो बेटा ये आपकी बैलेंस शीट है, और हर बार आपका जो कॉमन बेस है दैट विल बी टोटल ऑफ एसेट्स और टोटल ऑफ लाइबिलिटीज। अब 2 परसेंटेजेस निकालोगे, प्रीवियस ईयर की भी और करेंट ईयर की भी। सिमिलरली आपको कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना भी आ सकता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। और अगर कॉमन साइज है तो आपका इस केस में कॉमन बेस क्या होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा। तो यहाँ पर आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करोगे, अगेन आपके पास परसेंटेज प्रीवियस ईयर की भी आएगी, करंट ईयर की भी आएगी, और ये आपका फॉर्मेट है। मूविंग नेक्स्ट हमारे पास कंपैरेटिव बैलेंस शीट भी आ सकती है, और कैसे कैलकुलेट करते हैं हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट में, हम एब्सोल्यूट चेंज निकालेंगे। हमारे पास प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के बैलेंसेस होंगे, तो हम प्रीवियस ईयर के बैलेंसेस को करंट ईयर में से माइनस करके एब्सोल्यूट चेंज कैलकुलेट करेंगे।
और हम अपने एब्सोल्यूट चेंज को जब प्रीवियस ईयर के बैलेंस से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज चेंज निकल आएगा। सेम हमारे पास यही फॉर्मेट रहेगा। हमारे इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में भी हमारे पास ये पूरा फॉर्मेट है। अगेन हम पहले एब्सोल्यूट चेंज निकालेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग करंट ईयर अमाउंट, और उस करंट ईयर अमाउंट में से हम अपने प्रीवियस ईयर के अमाउंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देन वी विल कैलकुलेट परसेंटेज चेंज विच इज एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर आइटम। तो इस तरह से हम इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये आपके पास एसेट का मैंने फॉर्मेट बनाया, ओपनिंग एसेट आएगा, क्लोजिंग एसेट। एसेट हमारा क्रेडिट साइड डिक्रीज होता है, डेबिट साइड इंक्रीज होता है, तो सेल, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और लॉस ऑन सेल हमारी एसेट को डिक्रीज करेगा, जबकि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट और परचेजेस हमारी एसेट्स को बढ़ाएगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से ही हमें करंट ईयर की डेप्रिसिएशन मिलती है जो हम अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऐड करते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो सिर्फ हमें प्रॉफिट या लॉस निकालने में हेल्प करती है। देन पेड मेड हमें याद रखना है प्रोविजन फॉर टैक्स में कि पेड हमारा बैलेंस टैक्स का आएगा डेबिट साइड और मेड आएगा क्रेडिट साइड। आगे बढ़ते अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट देखते हैं। आरटीडीएक्स करेंगे, हमारे पास आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। देन एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी और कोई भी फिक्स एसेट, amortization of goodwill, interest or dividend rent received, loss on sale of non-current asset, gain on sale of non-current asset, gain माइनस हो जाएगा, लॉस ऐड हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास आएगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। देन वी विल सब्ट्रैक्ट इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी। इंक्रीज इन करंट एसेट मतलब हमारा आउटफ्लो ऑफ कैश है, डिक्रीज इन लायबिलिटी मतलब हम लायबिलिटीज को पे कर रहे हैं तो आउटफ्लो है। सिमिलरली डिक्रीज इन करंट एसेट मतलब एसेट बेच रहे हैं, कैश आ रहा है, ऐड हो जाएगा। इंक्रीज इन लायबिलिटी मतलब दूसरों को पैसे नहीं दे रहे हैं, अपने पास कैश रिटेन कर रहे हैं, कैश बढ़ रहा है तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। लास्ट में टैक्स पेड माइनस करेंगे और हमारे पास आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट और इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट यानी अगर गुडविल बाय कर रहे हैं, गुडविल बढ़ रही है तो वो इन्वेस्टिंग में आएगी, और अगर फॉल कर रही है तो वो कहाँ आएगी, हमारे पास ऑपरेटिंग में, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको हाईलाइट भी किया हुआ है। देन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हमारा इनफ्लो है, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड रिसीव्ड इन्वेस्टिंग इनकम है, इसलिए यहाँ ऐड हो जाएगा। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग इनकम एक्टिविटीज आ जाएगा हमारे पास। देन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर माइनस होगा, इश्यू ऑफ डिबेंचर प्लस रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर माइनस, क्योंकि आउटफ्लो है, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट या शॉर्ट टर्म जो हमारी बोरोइंग्स में कैश क्रेडिट है, इनको हमें अपना फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ही जो है वो कंसिडर करना है। देन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ जाएगा। हम नेट कैश और कैश इक्विवेलेंट निकालेंगे अपने तीनों हट से, जो भी हमारा आंसर आएगा उन्हें एडजस्ट करके जो आंसर आएगा जैसे हम उसमें अपना ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट ऐड करेंगे। अगर आपको करंट इन्वेस्टमेंट गिवन है तो ध्यान रखना करंट इन्वेस्टमेंट को मार्केटेबल सिक्योरिटीज कंसिडर करना है और वो कैश और कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होगा। अगर कुछ मेंशन नहीं कि करंट इन्वेस्टमेंट किस पर्पस की इन्वेस्टमेंट है, और जैसे हम ये ऐड करेंगे तो हमारे पास क्लोजिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट निकल आएगा। With this, we are through with all the concept. Thank you for watching this video. Stay connected and do subscribe my channel.